डर है। और पूरे 10-15 दिनों से, खासतौर पे पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखें तो मार्केट से जुड़े हुए हर व्यक्ति के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि चुनाव में क्या होने वाला है। क्योंकि अलग अलग तरीके के नैरेटिव्स सुनाई दे रहे हैं, अलग अलग तरीके के विश्लेषण सुनाई दे रहे हैं, और चूंकि अब कोई ओपिनियन पोल आ नहीं रहा है, इसलिए सबके मन में आशंका है कि करंट रिजीम यानी एनडीए की, भाजपा की सरकार क्या वापस उतनी ही फोर्स के साथ आ रही है क्या, या सीटों में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, 400 का नारा कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पॉलिटिकल सर्कल से ज़्यादा मार्केट के दिमाग में है, और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में मार्केट की ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। हर दिन सेल ऑन राइज है, और लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, सबकी पिटाई हो रही है। अर्निंग सीजन के बीच में ज़रा सा भी नतीजा कमज़ोर हुआ तो स्टॉक की बहुत ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। एफआई की बिकवाली के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो मूल प्रश्न ये है कि मार्केट को क्या जानकारी चाहिए इलेक्शन को लेकर के, जिससे उसको ये संतोष हो कि क्या होने वाला है आइदर साइड में, या जो भी हो फैक्चुअल पोजीशन उसको पता होनी चाहिए। आज ये पूरा शो इसी के इर्द गिर्द रहेगा। समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की चिंता है क्या एक्चुअली। वो इलेक्शन को लेकर डर रहा है, या उसके बाद जो आएगा बजट उसको लेकर डर रहा है, या एफआई जो इतना बेच रहे हैं वो डर है उसको, या यूएस में रेट कट नहीं हो रही उसका डर है उसको। डर क्या है, किस बात से इतना पैनिक हो रहा मार्केट में, ये आज का मूल प्रश्न है। इसी को समझेंगे, और यही हमारा आज का ऑन द शो है कि बाजार को किस बात का डर है, और क्या 4 जून तक भारी उतार चढ़ाव बाजार में रहेगा, और ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए। ये है आज का इशू और एजेंडा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मैं आपको परिचय करा देता हूँ। अभय अग्रवाल जी हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मुस्कुरा रहे हैं, उनके मन में कोई सवाल जरूर है। मनीष डांगे जी हैं जो मैक्रो मोज़ैक के फाउंडर हैं, और पंकज जैन जी SW कैपिटल के डायरेक्टर हैं। साथ ही हमने अपनी मदद के लिए सज्जन कुमार सिंह को बुलाया है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, और बहुत सारे लोगों को ये पॉलिटिकल सलाह देते हैं कि देश दुनिया में पॉलिटिकली क्या चल रहा है। और इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, माया मोदी आज़ाद, जो हार्पर कॉलिंस की तरफ से छापी गई है, वो भी एक इनके काम में शामिल होता है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, क्या चिंता है आपकी भाई, क्यों इतना आप लोग परेशान हैं? मन में क्या सवाल है आपके? आई थिंक डर किस बात का? नहीं, डर मैं नहीं कहूँगा डर है कोई बड़ा। नीरज जी, क्या होता है, एक इतना बड़ा इवेंट जो है जिसके लिए हम पिछले 1.5-2 साल से चर्चा कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन आने वाला है, और बीजेपी का कैसा काम रहा, कितने वोट मिलेंगे, क्या लैंडस्केप चेंज हुआ है, पॉलिसी डायरेक्शन क्या रहेगा। सी मार्केट की चिंता ये रहती है कि जो सरकार का पॉलिसी डायरेक्शन है इन्वेस्टमेंट की तरफ, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स पॉलिसीज़ जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी जैसे चल रही थी, कि वो बदल जाएंगी। तो एक ये डर मार्केट के मन में सबसे ज़्यादा रहता है। तो जैसे जैसे अब ये डेट पास आती जा रही है, अब जैसे आपने कहा 4 जून की डेट आने वाली है, ज़्यादा देर नहीं है, तो कोई बच्चा, बहुत पढ़ाकू बच्चा, अच्छा एग्ज़ाम भी करके आता है, उसको मालूम है बहुत अच्छा मेरा एग्ज़ाम हुआ, पर जैसे जैसे नतीजों का की डेट पास आती जाती है, एक दिन पहले तक नींद नहीं आती फिर कि भाई कल क्या रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा ही आएगा ना। तो मार्केट उसी दौर से निकल रहा है अभी, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्लियरली जो बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं वो ये चाह रहे हैं कि थोड़ा कैश रखें, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो हो सकता है ऐसे मौके मिले कि हम उस कैश को यूज़ करके, तो अगर पोर्टफोलियो में 5% कैश था तो उसको हम 10% कर लें, 15% कर लें, 20% कर लें, पर कैश रखें थोड़ा। दूसरा, जो अर्निंग्स जो अभी तक हमने देखी हैं वो डिसअपॉइंट नहीं, मार्केट 2 महीने पहले तक जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था जी, उसके बाद से सबको कोई डर नहीं था कि बस 400 पार होगा, 500 पार होगा, सरकार वही आ रही, कोई डर नहीं था। अभी क्या इस बात को लेके डर है कि सरकार के नंबर्स कम हो सकते हैं, पता नहीं क्या होगा, ऐसा भय आ गया है? ऐसा भय है कि वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक होता नहीं, एक आप बहुत पहले से डरते थे मैं तो फर्स्ट ही आऊंगा, पर फिर एग्जाम दे दिया तब भी कॉन्फिडेंस, पर जब रिजल्ट का डेट आता है तब नर्वस नहीं होती। मार्केट उस जोन में है। मेरे को नहीं लगता कि मार्केट में किसी को आशंका है कि कोई उलटफेर हो जाएगा, इस बात का कोई डर नहीं है। बस ये डर है कि अगर जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट उससे कम आया तो क्या इससे गवर्नमेंट का जो पॉलिसी डायरेक्शन है, जो बजट में हमको मिलेगा, क्या वो बदल, क्योंकि बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगले 5 साल का इकोनॉमिक एजेंडा डिसाइड करेगा, ये वाला बजट।
तो इस बजट में सीटों की कम या बेशी से क्या पॉलिसी डायरेक्शन कुछ चेंज हो जाएगा, टैक्स लॉस क्या चेंज हो जाएंगे, बिकॉज सब अपने लिए देख रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं अभी तक मेरे को मालूम है 15% लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है और 10% लॉन्ग टर्म है और 1 साल का, तो क्या वो बढ़ के 2 साल हो जाएगा, क्या मेरा टैक्स रेट बढ़ के 20% हो जाएगा। तो ये सब जो अनसर्टेनिटी है, इलेक्शन के बाद का पीरियड भी अनसर्टेन है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग इलेक्शन का रिजल्ट ही देख रहे हैं, वो उसके बाद देख रहे हैं कि बजट में क्या है, क्योंकि मोदी जी कह चुके हैं कि बड़ी अनाउंसमेंट आएंगी। तो बड़ी अनाउंसमेंट क्या होंगी, और पिछली वाली जो बड़ी अनाउंसमेंट थी वो शॉर्ट टर्म के लिए, मार्केट के लिए बहुत डिसरप्टिव थी। बड़े इस बात का भी डर है कि वेल्थ आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नहीं, इन्वेस्टर्स को बिल्कुल डर है। क्यों? जब तक नहीं होता तब तक हर तरह के डर है। जब हो जाएगा बजट एज एन इवेंट हो जाएगा, तब मुझे लगता है मार्केट में बहुत सर्टेनिटी आएगी। और मुझे लगता है जो अच्छे एस्ट्यूट इन्वेस्टर्स हैं वो भी यूज करेंगे बजट से लेके रिजल्ट से लेके बजट तक का टाइम पोर्टफोलियो में ऐड करने का। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि सबकी बाय लिस्ट रेडी है। कोई ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि मैं मार्केट से 3 साल के लिए निकल जाऊंगा। ओके, रुकिए इस पे पहले। मनीष जी, मार्केट का सर डर क्या है? क्यों इतना मार्केट में बिकवाली हो रही है? इलेक्शन को लेकर के क्या चिंता है उसकी? तो मैं आपको बताऊंगा कि जो कोर है ना नीरज, वो ये है कि पहली बार, और अपना कई बार बात हुआ इस बात पे कि पहली बार जो ऑपोजिशन इंडिया का है, जो इस साल जीते ना जीते वो बात दूसरी है, लेकिन वो इतना डाइवर्जेंट है इनकम्बेंट की पॉलिसी से, और वो चाहे फिस्कल पॉलिसी हो, टैरिफ पॉलिसी हो, पीएलआई पॉलिसी हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी हो, हर दृष्टिकोण से पिछले 40-45 साल में कभी भी आपने दो ऑपोजिंग कैंप्स को, जो राइवल कैंप्स है इंडिया में, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे इतना बड़ा डाइवर्जेंस नहीं देखा होगा। तो एक जो थिंकिंग हैट जिसने पहना है वो ये सोचेगा कि एक तो ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी असाइन करेगा कि मोदी जी की सेंट्रल टेंडेंसी 290 है, 70 या 50 है, और उसके, या फिर आप ऐसे सोचें कि स्ट्रांग मोदी है, वीक मोदी है, या नो मोदी है। तो इसके ऊपर एक अपना इस वक्त रिफ्लेक्स बिल्ड करेगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन बड़ा स्ट्रेस शायद ये भी होना चाहिए कि इतना डाइवर्जेंट पॉलिसी मैंडेट, इकोनॉमिक पॉलिसी मैंडेट ऑपोजिंग कैंप्स कैसे मांग रहे हैं। हमको तो लगा था कि अर्ली 90s के बाद में कंसेंसस हो गया है, जब बोथ साइड्स एक्चुअली अग्रीड कि लिबरलाइज करना है, प्रो कैपिटलिज्म की तरफ हम बढ़े थे, और जनरली प्रॉपर्टी राइट्स हम रिटेन करेंगे, और जो ऐसा जैसा अच्छा करेगा वो वैसा हो। जो सोशलिस्ट बायस था हमने उसको छोड़ा था। लेकिन आज अगर नीरज जी आप ठीक से ऑपोजिशन कैंप की स्पीचेस को, ऑफ कोर्स न्याय को अगर पढ़ेंगे, तो एक ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पुराने मैंडेट को फिर से रिट्रीव कर रहे हैं। अब उसका फिडेलिटी, उसका अच्छा बुरा, इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है, बट एक उनके लिए उन्होंने जो एक स्पेस अपने आप के लिए क्रिएट किया वो काफी सिग्निफिकेंट स्पेस है। तो वो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डर होना चाहिए इंडिया की करेंसी पे, बॉन्ड्स पे और इक्विटी को लेकर के, ये तो आप मैंडेट ही चेंज कर रहे हो। उसके बाद में ऑफ कोर्स सेकंड ऑर्डर तो खैर थोड़ा स्पेकुलेटिव रहेगा, क्योंकि मिडिल ऑफ इलेक्शन में तो एंग्जाइटी रहती ही है। जनरली क्या होता है कि शुरुआत, मैं इस सवाल को थोड़ा रिफ्रेश करता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। आपके जवाब में 2 सवाल हैं। एक तो मैं ये स्पष्ट तौर पे आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सवाल के तौर पे मार्केट पार्टिसिपेंट के मन में ऐसा लग रहा है उनको कि मोदी सरकार हो सकता ना रिपीट हो, या रिपीट भी हो तो वीक मैंडेट के साथ हो, मतलब सब कुछ मिला के, एनडीए मिला के 290 आ गई, ये हो सकता है। और दूसरा सिनेरियो जो आप कह रहे हैं कि आ भी गए तो उनके ऊपर लेफ्ट लीनियंट बायस होगा इकोनॉमिक पॉलिसीज पे। ये दोनों पर क्लियरली बताइए, आपके मन में यही चल रहा लोगों के? बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली मैं जो आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग वीक और नो मोदी वाला जो सेटअप है, आपने एग्जैक्टली वही नंबर बोला है कि अगर बीजेपी का सेंट्रल टेंडेंसी 290, 70 और 50 है, तो उससे हमको स्ट्रॉन्ग वीक और नो मोदी मिलते हैं। तो अब एक्चुअली क्यों 250 में नो मोदी मिलते हैं? क्योंकि एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आप बोलेंगे 270 है, उसका मतलब है ±10%। तो 250 के ±10% पे तो आप उस टेरिटरी में आ जाते हो जहां पे नो मोदी वाली रेजिम आ जाती है। तो मार्केट का पहला शायद कंसर्न, एकदम जो स्पेकुलेटिव कंसर्न, वो तो यही हुआ कि तो अरे यार अभी मरे कि
अभी जो सारा टैक्स पॉलिसीज चेंज होंगी क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, कम से कम 1% एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ेगा अगर जो न्याय की स्कीम्स को अनवील किया जाए इकोनॉमी में। और अब ये पुराने सेटअप जैसा नहीं रहा है नीरज जी, जिसके अंदर जो पॉलिटिकल स्पीचेस और रियलिटी के अंदर इतना बड़ा वेज होता था। आजकल क्या हो गया कि तुरंत प्रभाव से हमारी गारंटीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो मेरे ख्याल से वीक मोदी और नो मोदी के अंदर उसके शेड्स ऑफ ग्रे हैं। नो मोदी के अंदर तो बहुत बड़ा हिट लगेगा। अब अच्छा, इसमें ग्रोथ और इन्फ्लेशन का इम्प्लीकेशन अलग अलग है। नो मोदी के अंदर ग्रोथ मोस्ट प्रोबब्ली एक्सेलरेट हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर में, इतना पैसा बांटोगे, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन भी एक्सेलरेट हो जाएगी, करेंसी वीकन होगी, रेट्स 50 पैसा पर चले जाएंगी, और इक्विटी जो है पी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद 10 से 15% का पी री रेटिंग हो जाए इंडिया के अंदर, जो 2014 के बाद में ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज के चलाने के चक्कर में हमने ऊपर री रेट किया, वो अनवाइंड हो जाए। परफेक्ट। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन और कर दूं दर्शकों के लिए, जिससे फिर हम इसको समझ पाएंगे कि अगर वीक गवर्नमेंट रिपीट होती है, यानी करंट रिजीम रिपीट होता है लेकिन उसके नंबर्स विद इन 300 होते हैं इंक्लूडिंग ऑल, तो ये दबाव होगा उस सरकार के ऊपर कि वो न्याय जैसी योजनाओं से प्रभावित हो और वो भी उसी लीनियंसी पे चले, क्योंकि अगली बार चुनाव जीतना है। और वो दिख जाएगा कि अभी इस इलेक्शन में आपको उन इस योजनाओं का, उन लुभावने ऑफर्स का असर हुआ, तो इसलिए आप अपनी पॉलिसी से डाइवर्जेंट होंगे। ये मनीष जी का कहना है, बड़ा वाजिब डर है। पंकज जी, क्या आपको ये डर है क्या कि आपकी प्रॉपर्टी छीन के बांट दी जाएगी और इधर भी मरे उधर भी मरे, इधर कैपिटल गेन्स हो गया उधर आपकी प्रॉपर्टी बटेगी? आपको क्या डर है, आपको बताइए मार्केट में? नहीं नीरज जी, कोई डर नहीं है। आई थिंक डर एक बड़ा वर्ड है। आई थिंक इट इज एंग्जाइटी। अगर आप देखो, घर में कोई भी बड़ा इवेंट अगर आने वाला होता है, चाहे वो शादी ब्याह हो या कोई बेबी होने वाला हो या कोई इवन कोई आपको छोटी मोटी सर्जरी भी करानी हो हॉस्पिटल में, तो एक जब तक वो इवेंट अनफोल्ड होके खत्म नहीं हो जाता, एक एंग्जाइटी रहती है। और जैसे जैसे वो इवेंट, चाहे वो खुशी का इवेंट क्यों ना हो, क्या वो शादी ब्याह का इवेंट का ना हो, उसमें भी होता है कि टिल द डी डे यू टेंड टू फील एंग्शियस अबाउट इट। तो आई थिंक एक तो मार्केट को ये कारण हैगा। दूसरा कारण ये हैगा कि आपने जब जो एक कार्यक्रम शुरू किया था, उसमें आपने नैरेटिव बोला कि क्या मोदी जी, एनडीए सरकार उतनी ही थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। आपके नैरेटिव में ये नहीं था, ऐसा विकल्प नहीं था 5-10% जो कि एक सोच में है कि क्या वो बॉर्डर लाइन ऐसा तो नहीं चूक जाएंगे पार होने में। आई थिंक वो भी शायद मार्केट को कहीं ना कहीं एक विचार में रहता है और रहना भी चाहिए। आई थिंक नथिंग इज अ डन डील टिल द इवेंट इज ओवर। और मैंने कुछ ऐसे विचार भी पढ़े हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी एनडीए आज से 2 महीने पहले पीक आउट हो गया, कि जब वो राम मंदिर का सारा एक सेलिब्रेशन हुई थी देश में, क्या ऐसा नहीं कि वो उस टाइम पीक पीरियड हो गया और जो पिछले 2-2.5 महीने में हुआ या ये जो 2 महीने के एक्सटेंडेड इलेक्शंस हो गए, इसमें फटीग आती जा रही है। सो बहुत सारे मार्केट में विचार चल रहे हैं। एफआईज की तरफ से जो सेलिंग बरकरार है पिछले 2-3 महीने से, आप देखें पहले 2000 करोड़ की रोज होती थी, फिर 3000 हो गई। पिछले 4-5 दिनों में हमने 5-6-7 हजार करोड़ के फिगर देखे हैं। सो इवन दैट इज अ बिग नंबर। अगर अभी तक डोमेस्टिक फंड्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उसे काउंटर कर रहे हैं, बट दैट इज अ बिग नंबर। और वो क्या नंबर खाली इलेक्शंस की वजह से है, क्या वो सिर्फ मोदी जी की थंपिंग मेजॉरिटी आती है नहीं आती, क्या इस वजह से है? आई हैव माई डाउट्स अबाउट इट, क्योंकि ऑल भी वर्ल्ड में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। जिस तरह की यूएस में यील्ड्स हैगी, 5-5.5% की वहां यील्ड हैगी। इवन वॉरेन बफे ने भी अपनी एनुअल कमेंट्री में कहा कि मेरे पास जो $180 बिलियन के करीब जो धन रखा हुआ है, आई वोंट बी कंपेयर टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज, क्योंकि मेरे को 5.5% रिटर्न मिल रहा है डॉलर टर्म्स में। जी पंकज जी सुनिए ना, पंकज जी ये वाले इशू पे आते हैं। अभी पहले इलेक्शन को क्लेरिफाई करते हुए, अभी ये एफआई की बिकवाली, यूएस का रेट और चाइना का अंडर परफॉर्मेंस, इस पे तो नहीं, आपने एक बात और जोड़ दी उसमें। तो अगर आपने उसमें एक बात ये जोड़ी कि एक डर ये भी है कि वो बॉर्डर लाइन क्रॉस होगी कि नहीं होगी, भले ही वो 100 में से 2 लोगों के मन में हो, लेकिन है, राइट? नहीं तो बिल्कुल तो उसको मैं नीरज जी यही समराइज कर रहा हूं। देखो, मार्केट में एक एंग्जाइटी का आभास हैगा और डेफिनेटली ये एक अंडरकरंट देखने को मिल भी रहा है शायद देश में
शायद जो आज से 6 हफ्ते पहले स्थिति थी या 6 हफ्ते पहले गट फीलिंग थी, 6 हफ्ते पहले एटमॉस्फेयर था, उसमें थोड़ा सा एक 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 डेंट सा आया है थोड़ी सी, और ये फीलिंग है कि शायद थोड़ा सा कमजोरी रहे सीट्स में। बट मेरा ये मानना है कि 20-25 सीट अगर किसी वजह से विकल्प में बीजेपी की, एनडीए की कम भी आ जाती है, और गवर्नमेंट विद अबाउट 330, 340 और गवर्नमेंट विद 370, 380, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ना है उसमें। जब तक कि बीजेपी की अपनी 270, 280 क्लीनर सीट्स आ रही हैं, मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट बनेगी। और जो पॉलिसीज अभी चल रही हैं प्रो कैपिटल, पंकज जी, ओके, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। ओके, मार्केट को उसी के हिसाब से जाना चाहिए। ठीक है, तो अब 3-4 चीजें इसमें आई। एक तो ये डर है कि सरकार आएगी कि नहीं आएगी, ये है, ये इसमें कोई लाल लपेट वाली बात नहीं, बहुत खुला शो हम करते हैं। एक डर ये है कि आएगी कि नहीं आएगी, दूसरा आएगी और क्या कमजोर आएगी, तीसरा ये कि आएगी उसके बाद उसके ऊपर पॉलिसीज का प्रेशर होगा, क्योंकि आप वीक मेजॉरिटी के साथ आए तो आप फिर वैसी पॉलिसी आप भी लगाएंगे, आप भी फ्री बिजली पानी और 1 लाख रुपए बांटेंगे। और चौथा ये है कि एक लॉन्ग टर्म में जो मनीष जी सारा कर रहे हैं कि आपकी पॉलिसी पे इसका इम्पैक्ट दिखेगा। अब इसको समझते हैं सज्जन कुमार। सज्जन कुमार जी का परिचय दोबारा बता दूं आपको मैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, ये पूरे देश में पर्सनली ट्रेवल करते हैं, कॉरपोरेट से लेकर कॉमनर्स तक से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, रियल और फर्स्ट हैंड फीडबैक होता है। सज्जन जी, तीनों लोगों को आपने बड़े ध्यान से सुना है। अब इस शंका जो हम लोगों के मन में है, इसका निवारण क्या है? सच है हम लोगों का डर, कम डर है, ज्यादा डर है, या फर्जी डर है, या क्या है? आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो लॉजिकली जो ही बातें हुई, जिस तरह की आशंका है वो बहुत ही लॉजिकल है। लेकिन एक हमने गैप देखा है कि लॉजिकल या जो रेशनल चॉइस थियरी, जिसके तहत हम तमाम पॉसिबिलिटीज, आशंकाओं के बारे में गहराई से सोचते हैं, वो एक लॉजिकल लेवल पे होता है। बट ग्राउंड की स्थिति जरूरी नहीं है कि लॉजिकल रियल भी। ग्राउंड में बहुत सारे बायसेस होते हैं और प्री गिवन बायसेस होते हैं। तो अभी जो ग्राउंड का बायस है वो बायस है जो पिछले 10 साल से चल रहा है। हाँ, उसमें कुछ स्टेट सेंट्रिक फेरबदल हो रहा है। मार्केट में ये पैनिक क्यों है? क्योंकि आप जिस स्टेट में बैठे हुए हैं वो स्टेट बीजेपी का सबसे बुरा स्टेट है पूरे इंडिया में। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। पहली तो ये बात हो जाती है। दूसरा क्या है कि देखिए, एक बॉटम, अगर हम रीजनेबली देखें कि बीजेपी के माइनस स्टेट्स क्या क्या है, तो सबसे बुरा महाराष्ट्र है, थोड़ा बुरा आप देखें तो बिहार है, और मार्जिनली बैड में आप रख लें पार्शियली राजस्थान, और उसके बाद थोड़ा बहुत हरियाणा। ये बैड स्टेट्स हैं। लेकिन और हो क्या रहा है, चूंकि महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, तो फीडबैक पैन इंडियन भी आता है, वो मेडिएट हो जाता है महाराष्ट्र के ग्राउंड सिचुएशन से, तो वो काफी कलर्ड हो जाता है। जिन स्टेट्स में बीजेपी और जिन जोन्स में बीजेपी गेन कर रही है ग्राउंड पे, उसके बारे में चर्चा कम हो रही है। वो है पूर्व के जोन, बंगाल है, उड़ीसा है, और थोड़ा बहुत असम है, और साउथ का जोन। साउथ में बहुत मार्जिनल गेन है, लेकिन साउथ में कर्नाटका आपका बच गया, बिल्कुल रेप्लिका आ रहा है, जबकि स्थिति विधानसभा के बाद खराब हो सकती थी। और बाकी तेलंगाना में, केरला में पार्शियल गेन आप कर रहे हैं, तमिलनाडु में बाकी परसेंटेज बढ़े, लेकिन सीट के मामले में भी कहा नहीं जा सकता। तो साउथ और ईस्ट से आप गेन कर रहे हैं। सेंट्रल इंडिया हो गया आपका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है उसे आप रिटेन कर रहे हैं। नॉर्थ में, पंजाब में आपकी जिन 2 सीटों पे गुरदासपुर, चंडीगढ़ में स्टेक थी वो ठीक है, बाकी में आप प्लेयर नहीं थे। हिमाचल और उत्तराखंड, वहां आपका बिल्कुल वो वही रेप्लिका है पिछले बार की। गुजरात आप बिल्कुल पिछले बार की तरह कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार। अब बिहार में आप पार्शियली जो है थोड़ा वहां पे स्थिति, वो भी मोदी ब्रांड कम नहीं हुआ है। मोदी ब्रांड कैंडिडेट के कारण ओवर कॉन्फिडेंस जो था ना, उसमें लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे कि साहब जीत तो रही है तो थोड़ा अपना कैंडिडेट दे दो। तो तीसरी बार आप याद कीजिए, नेहरू का भी 1962 जो इलेक्शन था, उसमें ये बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी 280-84, मुझे ठीक से याद नहीं है, उस पे आ गए थे। कोई तीसरे टर्म में तो थोड़ा सा एक फटीग होता है, लेकिन वो हेजेमोनिक, अब जितनी भी हाइप 14 और 19 में आप देख रहे थे, वो अब इंटरनलाइज हो गया, वो लोगों के अंदर में है। लोग उसके बारे में बार बार बात नहीं करेंगे, बात किसी नई चीज के बारे में की जाती है। तो आप सीधी सी बात कर ले रहे हैं महाराष्ट्र की, बिहार की, राजस्थान में 2-3 सीट की, हरियाणा में 2-3 सीट की, कोई बात उड़ीसा की नहीं कर रहा है।
कि उड़ीसा में केवल 21 सीट पे आप जो गेन कर रहे हैं, कितना सब्सटेंटिव गेन कर रहे हैं। बंगाल में आप नहीं बात कर रहे हैं, आप असम की बात नहीं कर, आप तेलंगाना की बात नहीं कर, आप केरला की बात नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला, और यूपी की बात कोई नहीं कर रहा है कि इस बार मायावती का 12% वोट अखिलेश के साथ नहीं है, 2019 में था। हर सीट पे वो मैटर करेगा। पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की 2% वोट जो हर जगह, वो तो एवरेज है बट वहां पे काफी ज्यादा है, वो नहीं है इस बार विपक्ष के पास। इस बार है। तो यूपी पिछली बार 14 के तुलना में 2014 के तुलना में 10 सीट लूज किया था, और वो इसलिए किया था कि मायावती का वेट पुट ऑन हो गया था ऑपोजिशन के इसमें पॉलिटिकल। अब इस बार वो बिल्कुल पीछे चला गया है, तो टैली क्या होगा? तो कुल मिला के देखिए, जो मेरा ये मानना है कि ग्राउंड जो सिचुएशन है वो ये है कि बॉटम लाइन इनका है नियर रेप्लिका ऑफ द लास्ट मैंडेट, वो बॉटम है। अब उससे ऊपर क्या जाएगा अभी कहना मुश्किल है। तो ग्राउंड पे चिंता नहीं है। हाँ, स्टेट वाइज वेरिएशन जरूर आ रहा है, महाराष्ट्र आपका खराब हो रहा है, तो सज्जन एक लेकिन मिनट, वो गेन, वो जो लॉस है वो बाकी जगह से हो रहा है। सज्जन आप ये कह रहे हो कि अगर महाराष्ट्र, बिहार, थोड़ा सा हरियाणा, थोड़ा सा कर्नाटक में जो नुकसान हो रहा है वो उड़ीसा, कर्नाटक में नहीं, सॉरी हाँ राजस्थान में, वो उड़ीसा, बंगाल, थोड़ा सा केरल से और उड़ीसा से मेकअप हो जा रहा है। ठीक है। अब जैसे एक नारा था कि 400 पार 400 पार, तो आप करो कि वह नहीं, पिछले साल जैसा 350, 335, 40 के आसपास या 300 पार उसको आप कह लीजिए, वो वाली स्थिति बन रही है। एकदम क्लियर कट आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जो बॉटम लाइन है वो रेप्लिका है 2019 का, और मैं कोई अपर लिमिट नहीं दे रहा हूं। अपर लिमिट में आपको 2 वेरिएबल जोड़ने होंगे, एक संगठन की ताकत, ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंस, और दूसरा जो है लीडरशिप फैक्टर। ब्रांड मोदी जो 14 और 19 में था, महाराष्ट्र को छोड़ के हर जगह ब्रांड मोदी का वही इंपैक्ट है। इवन आप बिहार वगैरह में देख ले, जहां पे सीटें एक आध जगह कैंडिडेट दूसरी पार्टी को वोट देने का मन, वो ब्रांड मोदी से नहीं है। और इसके बाद मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं, जो पॉलिसी डायरेक्शन की बात हो रही है, उसमें मैं मनीष जी से बिल्कुल एग्री करता हूं कि 1990 के बाद पहली बार हुआ है कि कल्चरल पॉलिटिक्स में तो डाइवर्जेंस होता था, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी में लगभग एक नियर यूनानिमिटी थी। देवेगौड़ा जी की सरकार में भी जब सीपीआई और सीपीएम पार्टनर थे, उस समय भी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है बहुत चेंज नहीं होता। पहली बार आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी में बिल्कुल एक डाइवर्जेंस क्रिएट, डेलिबरेट डाइवर्जेंस किया गया। उसका कारण यह है कि लेफ्ट के सारे जो एनर्जेटिक फोर्स है वो अब कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे लैंड कर रहे हैं, वो सीपीआई और सीपीएम में नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वो एक डाइवर्जेंस डेलिबरेट है, और इसके कारण आप देखिए कि मुझे बिल्कुल लगता है जिस तरह का मैंडेट आ रहा है जो एक्सपेक्टेड है, उसमें बीजेपी की प्रो रिफॉर्म जर्नी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, और ये पीएम के स्पीच में दिख रहा है। सज्जन, अब सज्जन एक मिनट सज्जन, अब मैं चाहता हूं कि हमारे जो मेहमान हैं, अगर इनके मन में, किसी के मन में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सज्जन जी से डायरेक्ट पूछिए, मैं बीच में नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ एक्चुअली कि एक ये नैरेटिव भी बन रहा है जिसमें कि जो मतदान का परसेंटेज है वो कम है। उसका क्या मतलब है? हाँ, तो उसको वो कैसे सज्जन इंटरप्रेट करते हैं, वो मैं क्या वो फेवर करेगा बीजेपी को या अगेंस्ट जाएगा, उसका रीजन क्या है? ठीक, एक साथ क्वेश्चन ले लें, और मनीष जी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। मेरा थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है कि अगर पिछली बार 42 सीटें जो है वो 3% गैप से बीजेपी जीती थी, तो अगर एब्सेंस कोई बड़ा इमोटिव इशू, क्या पॉजिटिव डेल्टा है? एक तो क्वेश्चन ये ऑफ कोर्स, अगर कंसोलिडेशन या एंटी इनकम्बेंसी या फटीग, इनमें से कोई भी फैक्टर इस 3% के लिए बेसिकली 1.5% का स्विंग चाहिए, तो विच इज वाई इतना आसान था 290, वो कैन दिस बी अ मीडियन केस ऑफ 260 270? ठीक, सज्जन जी 2 सवाल, कम वोट परसेंटेज का क्या मतलब, और अगर 3% का 1.5-2% का भी स्विंग हो गया किसी इमोटिव इशू पे, तो फिर गाड़ी एकदम बदल जाएगी, बताइए। अभय सर का क्वेश्चन मैं एक बार स्लिप कर गया, उन्होंने कुछ पूछा था। वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहा है उसका क्या मतलब? जी, तो सबसे पहले देखिए, पहला तो है कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है उसमें जो 3 to 5% का जो वेरिएशन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आ रही है, उसमें आप देखिए वो जीरो सम गेम है। वो एक तो कॉम्प्लेसेंसी के कारण बीजेपी के भी कोर सपोर्ट बेस ने उसको कंट्रीब्यूट किया उस डिप में। दूसरा इक्वली हमने देखा, और जिस बात को पार्शियली जो एंग्जाइटी है वो इसलिए कि पार्शियली आप ये तो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि 400 का जो नारा था वो फटीक से हो या कॉम्प्लेसेंसी से हो, वो एक सर्टेन जो परसेंटेज है खासकर मिडिल क्लास का, वो वोट देने नहीं गया।
टीयर 2 टीयर 3 हर टाउन्स में देख लें। लेकिन दूसरी ये है कि हमने इक्वली पाया कि अपोजिशन में भी पहले जो 3 फेज हैं, अपोजिशन के भी जो लोग हैं वो वोट में उनका भी कंट्रीब्यूशन है डिपिंग में, क्योंकि उनके अंदर क्या है कि आप कुछ भी कर लो, यही पार्टी और यही दे आर गोइंग टू रिटर्न। अब उसमें आप वो चाहे आप ईवीएम थियरी को एट्रीब्यूट करें, चाहे आप ईडी और सेंट्रल एजेंसी को एट्रीब्यूट करें अपने सुविधा की नजर से, या आप ये कहें कि साहब अपोजिशन वीक हो गया है रिसोर्स के मामले में, लेकिन जो 3 to 5% का जो डिप है ये दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट हो रहा है। तीसरा वेरिएबल जो लोग नहीं ले रहे हैं सीरियसली, इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज में भी इलेक्टोरल एक्सरसाइज हो रही है और जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है उसमें डिपिंग की खबर आ रही है, इसलिए जो हीट वेव है उसको एक पार्शियल वेरिएबल की तरह हर जगह एट्रीब्यूट किया। ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, बाकी जगह भी है। ये है। चौथी बात, आप ये जरूर देख लीजिए कि भाई ये जो बात चल रही है कि 3% के गैप से 40 to 45 सीट्स का जो मार्जिन है वो क्या इंपैक्टेड होगा। तो ये एवरेज जो है हमें जो मैक्रो पिक्चर है उसका जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है वो आपको स्टेट स्पेसिफिक वे में जाना होगा। कि आप देखेंगे कि यूजुअली जो कॉमन विजडम होता था वो ये होता था कि अगर लो वोटर टर्नआउट हो रहा है तो वो प्रो इनकम्बेंसी है, इनकम्बेंट के फेवर में है। लेकिन अभी की स्थिति में उस चीज को आप नहीं मान रहे हैं। कारण यह है कि जिस तरह का एंटिसिपेशन था ब्रांड मोदी का, जिस तरह का पोस्ट राम टेम्पल कॉन्सिक्रेशन, जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था और 400 बाद के बाद जो एक हाइप क्रिएट किया गया था, उसके रेफरेंस में जो आपको करेंट जो पार्टिसिपेशन हो या जो एम्बियंस हो वो आपको फैसिनेटिंग नहीं लग रहा है और उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो नीचे जा रहा है। सवाल यह है कि अगर आप देखें इस बार तो महाराष्ट्र में जो है वोटर परसेंटेज जो है कम हुआ है, ठीक है। और वो कम जो हुआ है उसमें एक जेनरिक कम ये हुआ है कि शिवसेना का वोटर जो है उसकी सिंपैथी उद्धव के साथ है, लेकिन वो क्लियर नहीं है कि वो कहां पे जाए, क्योंकि कांग्रेस के साथ अलायंस भी है। उसी तरीके से बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए सिंपैथी शरद पवार के साथ है, लेकिन जो डोर टू डोर कनेक्ट है वो अजीत पवार के साथ है। तो इस तरीके से इस कंफ्यूजन में पिछली बार बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज एक जो थर्ड वेरिएबल है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 3% को आप ब्रेक करके स्टेट पे देखें। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी 14 सीटों पे 1 से 1.5 लाख वोट पा रहा था और उसमें जो बुद्धिस्ट महार दलित हैं, 16% दलित में 7% बुद्धिस्ट महार हैं, उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था कि हमारी एक पार्टी है, डिक्लाइन हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है कि उनको बीजेपी की बी टीम कहा गया, तो उस वोट पर कुछ अपोजिशन को जा रहा है, लेकिन बाकी वोट जो है बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेसेंसी इन जेनरिक है और इसलिए वो 3% का जो बात है, याद रखिए कि वोटिंग परसेंटेज अपने तीसरे टर्म में इनकम्बेंट का पहली बार हो रहा है कि नेहरू के बाद कोई इनकम्बेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर थर्ड मैंडेट मोस्ट श्योरली पाने जा रहा है। तो उसमें जो कॉम्प्लेसेंसी है बहुत ही जेनरिक है और जो जेनरिक उसमें जो डिक्लाइन हो रहा है वो इसलिए भी हो रहा है कि अपोजिशन कैंप में भी ये कॉम्प्लेसेंसी है कि चाहे आप कुछ कर लें, ये लोग आ रहे हैं, वो बॉटम लाइन सिक्योर है। रूलिंग इनकम्बेंट में भी वो चीज डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि आप एक आध जगह थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो भी जाए तो आ रहा है। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार बहुत ज्यादा वो अरिथमेटिक होगा। स्टेट सेंट्रिक अरिथमेटिक चेंज हो रहा है। महाराष्ट्र जो स्ट्रॉन्ग बैशन निकल के आया इस बार नहीं हो रहा है, लेकिन लोग पॉजिटिव पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो यूपी है जिसमें नहीं, देखिए इलेक्शन टाइम में क्या होता है ना सज्जन, इलेक्शन टाइम में हमारा अगर पैसा लगा ना तो मैं ज़्यादा तो डाउनसाइड वाला देख के चलूंगा ना। रिस्क मैनेज करना ज़्यादा जरूरी है रादर के रिवार्ड के, क्योंकि रिस्क मैनेज हो गया तो रिवार्ड अपने आप बनेगा। तो इसलिए लोग रिस्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं मार्केट में। लेकिन अब थोड़ा इसको एक मिनट रोकते हैं यहाँ पे। अब मैं दोबारा से अपने मार्केट वाले पार्टिसिपेंट के पास जाता हूँ। मनीष जी, एक बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही उसका जवाब मैं आप तीनों लोगों से समझना चाहता हूँ। क्या मार्केट में अभय जी ये बहुत बड़ा एक डर बन गया है कि साहब पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं, है ना जी, और उसकी वजह से भी अब एफआईआई भी बेच रहा है दबा के। क्या ये भी हो सकता है कि चीन बड़ा सस्ता है तो वहाँ चले जाओ, हेज फंड वहाँ भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, रेट नहीं कट रहा है तो एक अजीब सा कंफ्यूजन भी हो गया, अर्निंग सीजन भी बहुत अच्छा नहीं गया है, ये सब भी फैक्टर वर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो आपने पहली बात कही, सी चाइना में ना ये रेड हेरिंग है। चाइना की पैसा जा रहा है, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। वो इंडिया का पैसा निकल के चाइना नहीं जा रहा है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स का बहुत पैसा है और इंडिया अभी भी बहुत छोटा मार्केट है कि हम यहाँ से निकाल के चाइना में डालें। तो चाइना अपने तरह से रिकवरी है, वहाँ पे जो डेटा आ रहा है, जो अभी बेच रही है कहाँ ले जा रहे हैं? कैश में रख रहे हैं। मैंने आपको शुरू में कहा कैश एलोकेशन सब बढ़ा रहे हैं। टेम्पो में रख रहे हैं क्या? टेम्पो ऐसा मिल जाए अपने को तो बहुत अच्छी बात है। यार बोरे में रख रहे हैं, क्योंकि अभी तो टेम्पो ट्रक में रखना पड़ेगा गुरु, इतना पैसा तो 20,000 करोड़ की सेलिंग है इस महीने। मतलब आपकी बात ठीक है, कहाँ रख रहे हैं हम, पर
डर यही है कि पॉलिसी चेंज का, यही कि मतलब ये जो एक क्लियर डायरेक्शन है 10 साल से, मतलब बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि किस तरफ जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करेंगे। पीएलआई स्कीम रोल आउट करी, पीएलआई स्कीम इतनी स्ट्रांग है इंडिया की कि आप पहली बार मोबाइल फ़ोन के नेट इंपोर्टर से आप $2 बिलियन हर महीने का एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन। इलेक्ट्रॉनिक्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे एसी हैवल जैसी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही हैं। कभी नहीं हुआ था ये। तो एक एफपीआई फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक क्लियर प्रिडिक्टिव टैक्स पॉलिसी और क्लियर इकोनॉमिक पॉलिसीज दी हैं। डर ये है कि जैसे मनीष जी ने भी कहा कि क्या सीटों की वजह से ये पॉलिसी डायरेक्शन चेंज हो सकता है, क्या जो इतना सोशलिस्ट एजेंडा जो ऑपोजिशन पार्टी ने चलाया है, क्या उसके प्रेशर में सरकार अपना थोड़ा चेंज कर दे। और इस बारे में तो कोई भी नहीं जा रहा कि सरकार आए ना वापस, मतलब अगर वो हुआ तो फ्रैंकली ऑल बेट्स आर ऑफ। फिर तो मतलब इतनी ज्यादा बिकवाली होगी कि संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर तो मतलब ऑल बेट्स, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करेगा कि वो बुरा सपना है, कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। पर यही डर है कि अगर क्लियर अच्छी बड़ी मेजॉरिटी से ना आए तो क्या वो सोशलिस्ट एजेंडा का, और फिर एक पार्लियामेंट में अब ऐसा है जहाँ पे नए एमपीज हैं जो प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं आप सोशलिस्ट एजेंडा को भी प्रमोट करिए, आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करिए, टैक्स रेट्स चेंज करिए। तो उस प्रेशर में तो ये एक बड़ा, सबसे बड़ा फियर इंडिया का यही है। और इंडिया जो मार्केट आप करेक्शन देख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन नहीं है। आप देख लीजिए, एक चार्ट कर लीजिए यूएस का और इंडिया। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि एक यही बड़ा डर है कि पॉलिसी डायरेक्शन क्या चेंज होगा। ओके पंकज जी, एक बात आपकी जो है ना वो बार बार मेरे दिमाग से हट नहीं रही, मुझे उस पर आपका थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए। जैसे आपने कहा कि पॉलिसी पे इम्पैक्ट तो आएगा, क्योंकि जैसे एक बार होता ना कि किसी ने एक बार आग लगा दी, अब वो बुझ नहीं रही है, उस पर सबको जलना पड़ेगा, है ना। अब एक बार फ्री का चस्का लग गया तो बिल्कुल। जैसे इवन मैं मतलब ये थोड़ा क्रिटिकल हो रहा हूँ मैं कि फ्री राशन की स्कीम स्वयं मोदी जी नहीं बंद कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने आदत डाल दी ना 80 करोड़ लोगों को, अभी कैसे वापस लेंगे आप? ये इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मनीष जी, जब बीजेपी का आप घोषणा पत्र पढ़ते हैं, संकल्प पत्र पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने इस बार कोई फ्रीबी या कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं रखी। तो अगर वो जीत के आए, जो कि आ रहे हैं, अभी हम लोगों के डिस्कशन से लग रहा है, मैं मान के चलूँ आ ही रहे हैं, तो भी क्या उनके ऊपर ये एक प्रेशर होगा कि वो सोशलिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करें, या वो कहेंगे नहीं अब तो मैंने तो पहले ही कहा था कि सब फ्री भी कुछ नहीं मिलेगा? देखो नीरज जी, पंकज जी मनीष जी से सवाल है। पंकज जी ये वाला सवाल मनीष जी से था, आपके पास आता हूँ मैं जी। दो तीन चीजें नीरज जी। एक्चुअली इलेक्शन इंडिया के अंदर कोई पॉइंट एस्टिमेट नहीं बना सकता है, एक कॉन्टिन्यूम है। हाँ। पूरा आज इलेक्शन है, फिर से इलेक्शन है, फिर इलेक्शन है। तो पॉलिसी का डायरेक्शन किसी भी एक इलेक्शन से डिटरमिन नहीं हो सकता। हमारे एमपी इलेक्शन से पहले जब बात हुई थी और रेवड़ी के ऊपर बात हुई थी कि किस तरह से हम लोगों ने ये आर्ग्यू किया था कि इवेंचुअली रेवड़ी जो है वो एक्चुअली पार ऑफ कोर्स हो जाएगा दोनों तरह के लोगों का, और वो इवेंचुअली हुआ। सिमिलरली, हालांकि ये बात सही है कि बीजेपी इस इलेक्शन के अंदर एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ गई, और इसीलिए बजट या दूसरे जो इंटरवेंशन जो उन्होंने 2019 में भी किए थे वो भी नहीं किए। इसीलिए किसान को रिवैम्प नहीं किया, रिफर्बिश नहीं किया। लेकिन अगर अगला 5 साल के कॉन्टिन्यूम को देखें, और अगर वीक मोदी रिटर्न होते हैं, नो मोदी तो हम उसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, शायद 5% तो नहीं असाइन करें, लेकिन वीक मोदी की 25% प्रोबेबिलिटी है, जिसका सेंट्रल टेंडेंसी बीजेपी का 270 के आसपास है। तो उसका मतलब होगा कि जो मोदी का हेजमनी है बीजेपी पे और पब्लिक पॉलिसी पे इंडिया में, वो काफी वीकन होगा। और ऑफ कोर्स एक तो लाइफ तो लिमिटेड होती है, तो 5 साल बाद में ऑफ कोर्स आज ये हालत है तो और वीकन होगा। और इस कॉन्टिन्यूम में सारे जो स्टेट इलेक्शंस है, उसके अंदर जो डिस्कोर्स है ऑपोजिशन का, वो दे विल एक्चुअली स्टिक टू दिस डिस्कोर्स ना, बिकॉज इससे उनको थोड़ा सा गेन हुआ है। फाइनली ऑपोजिशन क्या करता है, किसी का पावर के अंदर इडियोलॉजिकल बायस से ज्यादा बायस ये होता है कि किस चीज से पावर ले सकते हो आप। तो जो स्पेस उनके लिए बचा है वो कंप्लीटली लेफ्ट है, कल्चरल लेफ्ट है, ऑल्सो इकोनॉमिक लेफ्ट है। तो उसको उन्होंने ग्रैब किया है, और मेरे ख्याल से ये एक पिवटल मोमेंट है इंडिया के लिए कि अगले कुछ सालों तक थोड़ा सा रिवर्सल ऑफ 1990s पॉलिसी
विल कंटिन्यू अगर इस बार वीक मोदी के फॉर्म में अगर पॉलिसी अगर ये रिटर्न होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंकज जी अब आप जुड़िए, बताइए। देखो नीरज जी, 3-4 टिप्पणियां करना चाहूंगा मैं। मैंने सबको पार्टिसिपेंट्स को भी सुना। एक तो जहां तक जो एक फ्रीबीज की बात हैगी उस पे मेरे को लगता है आई थिंक जो एक चल रहा है, आई थिंक चाहे वो बीजेपी हो, एनडीए सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, आई थिंक दैट इज देयर टू बी ऑन। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी 50 से 60% जो पॉपुलेशन है लेस देन $100 पर मंथ पे जी रही है। तो आई थिंक दैट इज ऑर्डर फॉर द गेम और उसके साथ हमारे को बने रहना पड़ेगा। और आई थिंक कोई भी सरकार हो, आई थिंक दैट इज ऑन। सेकेंडली मेरा ये मानना है कि अगर सरकार थोड़ी सी कमजोर भी आती है कि 10-20 सीटें कम भी आती हैं, कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज पॉलिसीज में नहीं होने वाला। आई थिंक जो एक प्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बीजेपी की रही हैं वो रहेंगी। उसके अलावा अगर हम देखें, हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो की भी अगर हम सोच कर लें कि किसी वजह से अगर सरकारें रह भी जाती है, मुझे ध्यान है एक बार अटल जी ने किसी कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि किसी की भी सरकार हो, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, 80 से 90% पॉलिसी सिमिलर रहती हैंगी और 1 से 10-12% पॉलिसी इधर उधर होती है। एंड नॉट टू फॉरगेट, जो पोस्चरिंग ड्यूरिंग द इलेक्शंस होती हैं, चाहे वो पार्टीज की हो, कैंडिडेट्स की हो, वो एक काफी डिफरेंट होती है विज विज व्हेन दे आर इन पावर, चाहे वो बीजेपी पावर में हो, एनडीए पावर में हो या कोई और पावर में हो। सो एक बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। वन हैज टू प्ले द गेम रैशनली, लॉजिकली, और ये मान के चलें कि 80 से 85% चांस ऐसा है कि जो एक करंट सिनेरियो है वो सिनेरियो अच्छी तरह डिसेंटली वापस आएगा, से +-2-3% वापस आएगा। एंड उस सिनेरियो में मेरे को लगता है जो मार्केट अभी कर रहा है, थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, इट इज नॉट अ बैड थिंग। मार्केट को बहुत यूफोरिया के साथ जाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वंस द इवेंट इज डन कि ये तो हमें सबको मालूम भी था और उसके बाद एक सेल ऑफ देखने को मिल जाए। सो मार्केट थोड़ा सा लाइटन होके जा रहा है, आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग। और रादर निवेशक को, ट्रेडर को, इन्वेस्टर्स को अगर थोड़ा सा सिट ऑन कैश में हो, आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छी तरह मार्केट को प्ले कर पाएंगे 4 जून को या पोस्ट 4 जून को। अगर गले तक आदमी भरा हुआ है, चाहे वो ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, आई थिंक बहुत अच्छी तरह रैशनली प्ले नहीं कर पाएगा। सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ एंग्जाइटी, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ फीलिंग नर्वस। और 5-10 सीटें अगर बीजेपी की, एनडीए की 10-20 सीटें कम भी आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इवन इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे को नहीं लगता कि ऑल बेट्स आर ओवर। इवन इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे को लगता है कि ठीक है, एक शॉर्टर टाइम बम्प्स आते हैं, वी हैव सीन दैट बिफोर आल्सो, बट स्टॉक मार्केट इज ऑन, इकोनॉमी इज ऑन, एंड डेज अहेड अगर हम जनरली ग्राफ देखें तो वी आर इन फॉर गुड डेज। तो हमारे को एज अ इन्वेस्टर अच्छी बेट्स में बना रहना चाहिए, थोड़े से कैश के साथ रहना चाहिए, इवेंट में जाना चाहिए। आई थिंक गुड डेज आर हियर एंड विल कंटिन्यू टू बी। इस राउंड का टेक अवे ना बड़ा क्लियर है कि मार्केट का रियल डर ये है कि क्या वीक गवर्नमेंट आ रही है। जो बार बार मनीष जी कह रहे हैं उसको बहुत क्लियर करके मैं बता देता हूँ कि अगर वीक गवर्नमेंट रिटर्न हो रही है तो मार्केट का असली फियर ये है कि फिर पॉलिसी ट्विकिंग होगी। क्यों होगी? तो जो पंकज जी कह रहे हैं ना कि पॉस्चरिंग होती है, ये कहीं हद तक ये सही है, लेकिन करंट गवर्नमेंट में भी आप देखिए कि आपने लैंड रिफॉर्म बिल एकदम शुरुआत में 14 में वापस लिया था, आपने एग्रीकल्चर बिल वापस लिए थे। देखिए अल्टीमेटली आप सत्ता में रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, और सत्ता में रहने के लिए ये जरूरी है कि आप या तो इतनी मेजॉरिटीज हैं कि आपको चिंता नहीं सामने वाले की। तो इस गवर्नमेंट ने जो पूरा कल्चरल शिफ्ट लिया था इकोनॉमिक सेंस में, वो डिरेल हो सकता अगर वीक आई तो। सज्जन भाई, क्या ये विश्लेषण ठीक है? नहीं, मैंने फिर कहा कि पॉसिबिलिटीज के तौर पे बिल्कुल ठीक विश्लेषण है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए 2019 से 5-10 कम भी बीजेपी अपने बल पे 290 के आसपास भी आती है, तो जो हमारा एक इंडिकेशन है, इंटरेक्शन है, उसमें पहली बार है कि जितना कांग्रेस लेफ्ट सेंट्रिक जा रही है, प्री रिफॉर्म फेज में जा रही है, विदाउट यूजिंग द वर्ड सोशलिज्म, वो सारी की सारी वही बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट काशीराम ने 80-20 किया, लोहिया ने 60-40 किया, राहुल जी 90-10 कर रहे हैं। तो वो सब रेटरिक है, आपको लग रहा है कि आप उससे मोबिलाइज करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा क्लैरिटी, चूंकि अब आपके सामने क्लियर इकोनॉमिक मॉडल है, और अगर आप जिस मैंडेट के साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो उस मैंडेट में इकोनॉमिक डायरेक्शन जो है और ज्यादा क्लियर होगा बीजेपी का। आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी ने एक फ्रीबीज के कल्चर को रीएस्टैब्लिश किया
11, 12, 13 के आसपास से लेके अभी तक जो हर पार्टी को इम्पैक्ट किया, इस बार मुझे लगता है, और जो हमारी ये भी मैं एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कि इवन विद 290 बीजेपी ऑन इट्स ओन, जो पॉलिसी डायरेक्शन होने वाला है, जो अब तक का रिफॉर्म का पैसा उससे और ज्यादा स्ट्रांग होगा, मान के चलिए, बिकॉज मोदी हैज टू लीव अ लीगेसी, हिज ब्रांड इज स्टिल इंटैक्ट। इस नोट पर रोकूंगा आपको गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज सज्जन, इस जगह मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि ये पंचलाइन है कि वो लिगेसी छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो डाइवर्ट नहीं होंगे अगर 290 पे भी स्टैंड करते हैं। तो मोनी जी, मैं बहुत एक छोटा सा ब्रेक लेके आता हूँ, तुरंत आपके पास ही आऊँगा। ये बहुत दिलचस्प चर्चा है, लेकिन वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं अभी। स्वागत है एक बार फिर से चुनावी अड्डा। मार्केट की चिंता क्या है, इलेक्शन का डर उसको क्यों है और इतनी बिकवाली क्यों हो रही है, इसको आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मनीष जी, आपने ब्रेक से पहले इशारा किया था कि आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, बताइए सर। दो तीन चीजें। एक जो एक जनरल परसेप्शन है ऑफ कोर्स बंबई वालों का कि एक तो क्या है कि अब वो वाला रिजीम नहीं है जिसके अंदर आप एक प्रॉमिस करो उसको डिलीवर नहीं करो, जो तेलंगाना में हुआ है, हिमाचल में हुआ है, जो कर्नाटका में हुआ है, कि विदिन अ फोर्टनाइट एक मेजर इम्प्लीमेंटेशन हो गया। जो दिल्ली में जो अरविंद ने सबसे पहले करने की कोशिश की थी, तो अब क्या है, इंस्टेंट मैगी नूडल मॉड्यूल है ये। और अब वो वाला रिजीम नहीं बचा है कि आप जनता को कुछ भी बोल करके आ जाओ, लेकिन करो वही जो सब इकट्ठे होकर के डिसाइड किए हैं। तो पहला ये एक मेरा इंटरवेंशन था। दूसरा ये कि जब फ्रीबीज का जो एक मोमेंटम होता है, वो एक उसमें खुद में मोमेंटम होता है। 1967 इलेक्शंस के अंदर तमिलनाडु के अंदर फ्रीबीज का आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ था। आज उसको 70 साल हो गए, 60 साल हो गए, वो उसमें मोमेंटम कॉन्टिन्यूअस और सेक्युलर रहा है, तो वो बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। फाइनली जो पॉलिसी का ह्यू है, जो कलर है, वो हमेशा ऑपोजिशन कैंप में देखा जाता है कि वहां क्या वो लोग बोल रहे हैं, रेटरिक। जो इनकम्बेंट की पॉलिसी से आपको बहुत रिवील नहीं करते हैं, मार्केट को बहुत चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मार्केट प्राइस्ड इन है, उसी के साथ वो लिव किया है। और चौथा फाइनल पॉइंट ये है कि अगर आप ये एक जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है या इंडिया का मैनिफेस्टो है, महालक्ष्मी हो जाए, या हर बंदे को ग्रेजुएट को ₹1,00,000 साल का नौकरी दे जाए, आंगनवाड़ी सर्विस को डबल कर देंगे, नरेगा की इनकम जो है वो 50-60%, 250 से 400 कर देंगे, और बहुत सारी चीजें। ये क्या है कि ये स्मॉल ट्वीक्स नहीं है, ये मटेरियल ट्वीक्स है। इसमें 4-5 लाख करोड़ का खर्चा है, ऑलमोस्ट 1-1.5% का फिस्कल डेफिसिट है। तो इसको आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि 2009 में ऐसा क्या कर दिया था, और फार्म लैंड वेवर है। तो 2009 में ऐसा क्या हुआ था कि हमको 11-12-13 के में 12-13% की इन्फ्लेशन मिली थी, और ऐसा क्या हो गया था कि इसकी वजह से करेंसी जो है वो 50 से जो है फिर इवेंचुअली वीकन होकर के 68 हुई थी। तो ये माइनर ट्वीक्स नहीं है जो ऑपोजिशन जो बोल रहा है, ये मेजर ट्वीक्स हैं इकोनॉमिक पॉलिसी में। इंडिया फ्रॉम अ ऑपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू हैज एक्चुअली मूव्ड एक्सट्रीम लेफ्ट नाउ। वो अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर पॉलिसी डाइवर्जेंस है, उसको सब लोगों को, मार्केट्स और आउटसाइड सबको रिकॉग्नाइज करना चाहिए मेरे ख्याल से। 5 लाख करोड़ का खर्चा कहाँ से होगा, ये भी एक बड़ी मार्केट रियल चिंता है ये जी, है ना। अगर वो जीत के आ गए तो वो तो आपका घर भी बंटवा लेंगे, और मजाक में कर रहा हूँ, और नहीं बंटवाया तो ये 5 लाख करोड़ तो खर्चा करेंगे ही। नहीं करेंगे तो। और जो इतना मैक्रो सिचुएशन जो इंडिया की इतनी स्ट्रांग है, रुपी स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल में है, इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आ रहा है वो अच्छा है, सर्विस का डेटा अच्छा है। तो मार्केट बेसिकली ये चाहता है बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, अब उसमें कुछ भी छेड़ो मत छेड़ो मत। अब बीच में ऐसे इवेंट आ जाते हैं तो मार्केट ऑब्वियसली रिएक्ट तो करेगा। नहीं, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये सेकंड राउंड में हमारे पास समय कम होता है, लेकिन मैं सबसे एक कमेंट लूंगा, 2-2 मिनट आप लोग बताइए हमें
कि ये पूरी परिस्थिति तो हम लोगों ने एनालाइज कर ली कि क्या हो रहा है, होने वाला, क्या नहीं होगा। 4 जून को असली पिक्चर सामने आएगी। निवेशक इस समय क्या करे? अभी आज से लेकर के 4 जून तक काफी समय है जी, क्या करें बताइए? एक तो मुझे लगता है कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें एक प्रोबेबिलिटी है कि अच्छी मेजॉरिटी के साथ आएंगे तो पॉलिसी डायरेक्शन क्लियर रहेगा, जैसा कर रहे थे वैसे करेंगे। पर दूसरी तरफ जैसे पैनलिस्ट ने भी कहा, वीक मेजॉरिटी भी पॉसिबल है, तो उससे क्या चेंज होगा? तो मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन में। तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स के पास होनी चाहिए इस समय कि अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट थोड़ा बुक करें, क्योंकि पिछले 1.5-1.25 साल में अच्छा रिटर्न बना है। तो उसको, चाहे आपके पास PSU बैंक स्टॉक है, PSU स्टॉक है या जो भी है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। कैश का जो एलोकेशन है पोर्टफोलियो में बढ़ा के 15-20% कर लें और इंतज़ार करें कि 4 तारीख का कि उसके आसपास क्या वॉलेटिलिटी रहती है। अपना एक बाय लिस्ट तैयार रखें कि मेरे को ये स्टॉक ऐड करने हैं और ये इस प्राइस पे आ जाएंगे तो मैं ले लूँगा। तो एक मैं कह रहा हूँ मौके का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर आप कुछ ना करना चाहें वो भी ठीक है। जैसा पंकज जी ने कहा कि आप 2 साल का व्यू लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई करने की जरूरत नहीं। एक इवेंट होगा नेगेटिव पॉजिटिव, आपका रिटर्न बनता रहेगा। पर आप थोड़ा एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा कैश एलोकेशन अभी बढ़ा के और इवेंट की वेट करके उसके आगे पीछे जो वॉलेटिलिटी है उसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा जो हमने किया है कि हमने लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ाया है, थोड़ा डिफेंसिव किया पोर्टफोलियो। स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में बहुत अच्छी रिटर्न थी, पिछले 13 महीने में 60% से ज़्यादा की रिटर्न है, तो उसको थोड़ा प्रॉफिट बुक करके पोर्टफोलियो को डिफेंसिव बनाया। तो ये एक्टिव जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा कर सकते हैं। जो पैसिव हैं वो मेरे ख्याल से वैसे भी रहने दें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, थोड़ा कैश में रखें और इंतजार करें मौके का। मनीष जी, क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को इस समय? अभी से लेकर के 4 जून के बीच में काफ़ी वोलेटाइल मार्केट रहेगा, तो खरीदना चाहिए, दूर बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मेरे को लगता है कि इरेस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग मोदी आने का प्रोबेबिलिटी कम है, तो उसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो को रिकंस्ट्रक्ट उस चीज के फेवर में करना चाहिए कि 5 साल बाद में नो मोदी हो। और बेसिकली इंडिया में ऐसे भी बहुत ज्यादा वो अर्बन ट्रेड प्ले आउट हो गया है, तो रूरल ट्रेड मेरे ख्याल से अच्छा करेगा। FMCG हो, कोई भी स्टेपल बिजनेस है जो बॉटम 50% है इंडिया का, वो कंज्यूम करता है, वो पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत स्ट्रेस्ड आउट हुआ है। आई थिंक वहां पे चीजें हील हो रही है, तो वो वाला पार्ट मेरे ख्याल से बेहतर करेगा वर्सेस हायर एंड कोई भी बिजनेसेस हो, एटलीस्ट अगले 2-3 साल में। तो एक जो रोटेशन होगा वो बैक टू समथिंग दैट जो नीचे का तबका कंज्यूम करता है, उसकी जो प्रॉक्सीज होंगी, रूरल इंडिया की जो प्रॉक्सीज होंगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मोदी आए ना आए, मेरे ख्याल से वो पार्ट अच्छा करेगा। तो मेरे ख्याल से वहां आपको रोटेट करना चाहिए पैसा। जो अभी पिछले कुछ दिनों से FMCG में रैली बनी, वो इसीलिए बनी है क्या मनीष जी की सलाह पर? क्यों मनीष जी, आप ही के एडवाइस पे FMCG में तेजी हो रही थी क्या पिछले कुछ दिनों से? देखिए, एक्चुअली क्या एक टिपिकल फंड मैनेजर के पास में ये बहुत बड़ा चॉइस होता नहीं है कि मेजर कैश, अगर खास करके अगर बड़े AUM को मैनेज कर रहा है तो बड़ा कैश करे। तो जनरली ऐसे वक्त में अनसर्टेनिटी के अंदर वो उन टेम्पलेट्स को ढूंढता है जो टेम्पलेट जनरली प्ले आउट होते हैं, और क्या चीज में मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। तो एक लग रहा है ना कि 2-3-4 लोग हैं, अर्बन प्रॉक्सीज बहुत अच्छा कर रही है और रूरल इंडिया बहुत डिस्ट्रेस है। थोड़े थोड़े साइंस हैं कि रूरल इंडिया के अंदर रिकवरी हो गई। और मैं एक छोटा सा पॉइंट बोल दूं नीरज, कि अगर एक वीक और नो मोदी एक्चुअली ग्रोथ के लिए काफी एक्रेटिव है, इन्फ्लेशन और मैक्रो के लिए खराब है, लेकिन ग्रोथ के लिए एक्रेटिव है। तो और लेकिन वो ग्रोथ एक अलग तरीके की होगी वर्सेस जो अभी तक पिछले 2-3-4 सालों में हुई है। तो उसके लिए आप उसको अपने पोर्टफोलियो को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल जो चेंज होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में शायद होगा, इसलिए आप कह रहे हैं तो उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रिकैलिब्रेट करिए। राइट, ओके। पंकज जी, आप अपने निवेशकों को क्या कह रहे हैं इस समय? देखो नीरज जी, हमारी राय सिंपल है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है। आई थिंक वी आर रनिंग इनटू अ मेजर इवेंट, और टू द ब्रिंक अपनी सैचुरेशन लेवल की लिक्विडिटी के साथ मार्केट में मत जाइए, क्योंकि थोड़ा सा 15-20% कैश इन हैंड रखिए, एंड वी हैव टू प्ले फॉर दैट 80 to 90% प्रोबेबिलिटी इवेंट जो कि हमारे को लगता है कि अनफोल्ड होगा
with plus minus 10-20 kind of seat. We don't have to play for that 5 to 10% kind of event. और मेरा एक और मानना है कि जैसे बाजार में होता है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, कहीं ऐसा भी ना हो कि मार्केट में जो एक मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है रिजल्ट, वैसा रिजल्ट भी आए प्लस माइनस 2-3%, और उसके बाद कुछ एक सेल ऑफ आ जाए, क्योंकि मार्केट्स आर नॉट चीप इवन एट करंट काइंड ऑफ लेवल्स. अगर हम देखें 700-800 पॉइंट निफ्टी के करेक्शन के बाद भी कोई बहुत सस्ती नहीं है हमारी मार्केट, और कई पॉकेट्स तो अभी भी पॉकेट्स ऑफ एक्सुबिरेंस हैं. तो ऐसा ना हो कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज की हमें तो पता ही था कि जी इतनी मेजॉरिटी के साथ एनडीए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट आने वाली है, सो नथिंग न्यू, सो नाउ लेट्स वेट फॉर द बजट, नाउ लेट्स वेट फॉर व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट 6 मंथ्स काइंड ऑफ थिंग. सो इन सारी चीजों का समीकरण ये है कि मार्केट में रैशनली जाइए, पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए, 80 to 90% जो इवेंट अनफोल्ड होने वाला है उसके साथ जाइए, 15-20% कैश इन हैंड रखिए, बहुत ज्यादा सैचुरेशन टू द ब्रिंक में मत जाइए. एंड आई थिंक मार्केट इज ऑन, और अगले 2-3 साल मार्केट में बहुत अच्छे हैं. अभी मेरे को नहीं लगता, हमारी बहुत निवेशकों से बात होती है, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, एचएनआई हो, छोटे एचएनआई हो, आई डोंट थिंक दे आर थिंकिंग वेरी डीप अहेड पोस्ट काइंड ऑफ इलेक्शन. अभी बजट वगैरह की बातें उनके मन में है ही नहीं. आई थिंक इट्स मेजर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स, दैट इज व्हाट इज बॉदरिंग द मार्केट. ओके सज्जन जी, हम लोग फाइनल राउंड में हैं. 1-1.5 मिनट में आप इस पूरी चर्चा को सम अप करें कि क्या हम लोगों के कंसर्न और जो ग्राउंड की रियलिटी उसमें मैरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नहीं, देखिए कंसर्न लॉजिकल है, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी थोड़ा ज्यादा स्टेबल है. तो मुझे लग रहा है कि अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ. बॉटम लाइन वुड बी अ रेप्लिका ऑफ 2019, दिस इज वन. दूसरा, अगर आप देखिए कि पॉलिसी डायरेक्शंस वगैरह में आप देख लीजिए कि रूरल एरिया मेजर हब होने वाला है, और रूरल में देख लीजिए रूरल एग्रेरियन नहीं है. रूरल एरिया का विलेजेस में जाके देखे तो उसका जो मेजर जो अब पॉलिटिकल इकोनॉमी है और लोगों की एंगेजमेंट है वो नॉन एग्रेरियन सेक्टर्स में जा रहा है. इसलिए उस सेक्टर्स में काफी आप देखिए तो एफएमसीजी और ड्यूरेबल्स दोनों का कंजम्पशन वो राइज करेगा. रीजन वाइज देखिए तो ईस्टर्न इंडिया और खासकर 3-4 सिटीज हैं, उसमें गुवाहाटी आप देख लें, भुवनेश्वर देख लें, और उसके अलावा आप सेंट्रल इंडिया में रायपुर देख लें. ये सारी सिटीज जो है मेजर हब की तरह इमर्ज हो रही है. उसके अलावा ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितना भी है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, वो सब एरियाज इमर्ज हो रहा है. बट बॉटम लाइन ये है कि पॉलिसी डायरेक्शंस गवर्नमेंट की होंगी, लेकिन रूरल इंडिया का नॉन एग्रेरियन सेक्टर वो बढ़ेगा. इस कारण से एफएमसीजी और ड्यूरेबल्स दोनों कंजम्पशन पैटर्न्स बढ़ेगा. और ईस्ट की तरफ ज्यादा आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, और उसके अलावा वहां अपॉर्चुनिटीज भी है. यूपी ऑल्सो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा. तो उस लिहाज से आप देखिए मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, बिकॉज ये जितनी भी लॉजिकल है उसके कंपैरिजन में जब आप ग्राउंड पे देखिए तो आप ओवरऑल पैन इंडियन केस में बॉटम लाइन सिक्योर रखता है कि दे आर रिटर्निंग विद ऑलमोस्ट अ रेप्लिका ऑफ द 2019. 2004 के इलेक्शन के परिणाम के बाद एक लेफ्ट के नेता ने कुछ बोल दिया था, उसका लोअर सर्किट लगा था मार्केट में, और फिर 4 से 7 के बीच में वो रैली बनी थी जो किसी ने देखी नहीं थी. फिर 8 को लीमन हो गया, गिर गए. मेरा अपना इसमें ओपिनियन ये है कि कोई भी गवर्नमेंट आए, मार्केट थोड़े समय के लिए डरता है जी, क्योंकि सच्चाई रोकड़ा है ना. ये कोई भी पार्टी हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी हो, रोकड़े से अलग नहीं हो सकते आप. तो मार्केट का ये कंसर्न पोजीशनिंग के लिए हो सकता है कि अपने आप को रीपोजिशन करना है, इधर से निकल के उधर जाना, उधर से निकल के ये रिकैलिब्रेशन करना है आपको. लेकिन मार्केट को इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव कि क्या डिसीजन आने वाला है, क्योंकि इसके हिस्टोरिकल आप उदाहरण देख सकते हैं तो वो बनेगा. और उसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक करना चाहिए. कोई भी सरकार आए, ऐसे ही आपको मार्केट के लोगों को बढ़िया पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, और आप देखेंगे 4 तारीख को आप सरप्राइज होंगे. इसी नोट पर ख़त्म कर दें, अब इससे ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का. 4 जून का इंतजार हम सबको रहेगा और हम सब चौंकने के लिए तैयार रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.